चलिए, हाँ जी, कितने लोग हैं जो आज पढ़ेंगे इतिहास पहली क्लास? अच्छा, हाँ नीचे करो। कितने लोग जो पहले पढ़ चुके हैं इतिहास? हाथ खड़ा करो। मैंने जिनको पढ़ा दिया है, अरे भगवान से डरो रे डरो, हाथ खड़ा करो पीछे। हाँ, एक तो आपने पढ़ लिया है ना, और एक आपने, तीन। चलो, और किसने? हाँ रामू, अपन ने भी तो पढ़ लिया रे। नहीं पढ़ा? क्यों? अच्छा, पढ़ेंगे ऐसा? चलो ठीक है, चल जाएगा, जैसा चलेगा वैसा। चलो सुन लीजिए, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ, है ना? पहले उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। चलिए, आरएस और एसआई के ही है ना, और तो कोई दूसरे बैच का नहीं है आरएस और एसआई के अलावा, है ना? चलो, आमतौर पर आपको जो ध्यान रखनी है बातें वो यही है कि तीन तरह से हम इतिहास को पढ़ते हैं, एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। तीन पार्ट में हमको चीज़ें पढ़नी है। एक प्राचीन एंशिएंट इंडिया की पढ़नी, एक मिडिवल इंडिया की पढ़नी और एक मॉडर्न इंडिया की पढ़नी है। आप लोग अगर अपना सिलेबस देखेंगे, जो कि मुझे पूरी आशा है आप लोगों से, जैसे कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, 100% मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा होगा। देखा? खुशी मैडम, क्या नाम है? नाम सही बोला मैं? याद रह जाता है इसका मतलब नाम मुझे? तो फोन ऊपर रख दो ना, बैग में रख दो जी, बैग में ऐसे। चलो, आप लोगों ने अगर अपना सिलेबस नहीं देखा तो सबसे पहला तो आप ये काम करें कि आप लोग अपना सिलेबस देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला सिलेबस देखने के लिए? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कि आप सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि जितने भी एग्ज़ाम हुए अब तक, है ना, एक तो मैं बात कर लेता हूँ आरएएस प्री की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं बात कर लेता हूँ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में तो यही होता है एग्ज़ाम, इनके तो केवल आगे इंटरव्यू होता है ना? तो यहाँ पर मैं दोनों एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों का जो पहला ड्यूटी जो बनता है, वो पहला ड्यूटी बनता है वो क्या है? आप लोग एक तो अपना सिलेबस देखें, और सिलेबस देखने के बाद आरएएस प्री और एसआई की भर्ती परीक्षा में इतिहास के सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए वो आप पता करें। सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आजकल हर तरीके की किताबें मिलती है, किस में से कितने तरीके का वेटेज है, किस में से क्या प्रश्न आ रहा है, सारा उसमें दे रखा होता है ना? अब अभी तुम नहीं खरीद पाओ तो उसके इससे ज़्यादा इलाज नहीं है अपने पास, है ना? क्योंकि अब तुमसे तो किताबें कहाँ से तो पेपर तुम डाउनलोड करोगे, तुम कहाँ से ये पता करोगे? उससे बढ़िया जिन लोगों ने मेहनत की किताबें छापी वो खरीद लो, और उतना भी नहीं कर सकते फिर उन्हीं को बोल दो पढ़ भी तुम ही लो। भाई अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो उनको बोल दो जी कि अभी तुम ही रख लो जी, तुम ही पढ़ लेना, बाद में हमको तो नौकरी भी नहीं लगनी है। ऐसा तो नहीं है ना भाई, लगनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आरएस प्री और एसआई की भर्ती परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक बार वो आपको देखने हैं, है ना? चलिए मुझे सिलेबस दे दीजिए आप, सिर्फ सिलेबस है ना? ये तो चलो, सबसे छोटा जो पोर्शन है ना, वो सबसे छोटा पोर्शन है मॉडर्न इंडिया का। आप लोग अपना सिलेबस देखना मॉडर्न इंडिया का। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग अगर अपना पुराने एग्जामिनेशन में या अभी जो परीक्षा हुई है, अभी जो अक्टूबर में हुई ना, 31 को, कब हुई? 1 को। 31 तो अब आएगी या निकल गई? आएगी, इसी महीने में हुआ, 1 तारीख को पेपर, है ना? उसमें आप लोग देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे गए? आधुनिक भारत से पूछे गए, प्राचीन से और मध्यकाल से न के बराबर चीज़ें। हालांकि मध्यकाल में तो कुछ है ही नहीं,
ना के बराबर। आपके सिलेबस में मध्यकाल को लेकर कुछ भी नहीं दे रखा है। एंशिएंट इंडिया जरूर दे रखा है आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन एंशिएंट इंडिया इतना वास्ट है और प्रश्न पूछने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए? आधुनिक भारत आपको पढ़ना चाहिए, है ना। अब दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दूं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बार प्री की परीक्षा दी? हाथ खड़ा करें, शर्माए नहीं। अच्छा, तो फिर हाथ खड़ा क्यों किया? जब सुना नहीं है तो वापस बोलना। अच्छा, इनको देख करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर सही है, पड़ोसी का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, रेपुटेशन जो बना रहे हैं उसके लिए हाथ खड़ा करना बहुत जरूरी है ना। कितने लोगों ने भी आरएस प्री का एग्जाम दिया? हाथ खड़ा करें। ठीक है, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है मेरे से या जिनको हमने यहां पढ़ाया है, शायद एक या दो या तीन प्रश्न ऐसे थे जो हमारे पहुंच के बाहर थे, जो हमने नहीं पढ़े या फिर जहां तक हमने उनको नहीं पढ़ाया बहुत अनावश्यक बातें थी। बाकी 23 या 24 प्रश्न जितने भी आए उसमें से 21 प्रश्न अपने नोट्स में से थे, सारे प्रश्न थे। अब बशर्ते अगर आप उनको नहीं कर पाओ तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है कि नहीं। यानी एट द एंड ऑफ डिस्कशन काम क्या है? पढ़ना तो आपको ही से है ना। और जिन लोगों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था पिछले लोगों बैच के, मॉडर्न इंडिया जिनको पढ़ाया था, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आए मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे मॉडर्न इंडिया के थे, हूबहू प्रश्न थे। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो हम भी पढ़ते हुए सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे? हम सबसे पहले पढ़ते हुए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, या फिर अपन ये वाला सेगमेंट भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में से मैं आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर बता दूं। इधर मैटर बहुत ज़्यादा है, प्रश्न पूछने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। कर लो वो जरूरी पहले, मैं 1 मिनट रुकूं आपके लिए। फिर क्या नाम है? अरे नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा अभी, वो बात की बात है। क्या नाम क्या है? जतिन, पूरा नाम बताओ, कहाँ से है? अच्छा, अब अगर कभी फ़ोन आए ना, तो किसी के भी फ़ोन आए, अपनी क्लास में सीधा सा मामला है, फ़ोन आए चुपचाप बाहर चले जाओ, बात करके वापस आ जाओ। मैं कभी कुछ नहीं कहता, ठीक है। लेकिन क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच में फ़ोन नहीं उठाना, है ना। जो लोग पुराने वो लोग तो जानते हैं, जो नए हैं मैं उनको बता दूं। एक तो जब मैं समझा रहा होता हूं तो बीच में बोलना, और एक जब मैं कुछ समझा रहा होता हूं फोन चलाना, ये दोनों काम करना और बाहुबली की तलवार को हाथ लगाना बराबर है। बाकी तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम्हारी मर्जी आए जो करो, तुम बातें करो, गले में हाथ डालो और कुछ भी करो। बस मैं जब समझा रहा होता हूं उस समय अगर कोई वही बीच में बोल जाए तो मामला गड़बड़ है। ये नहीं करना होता है ना। एक्चुअली उसके पीछे 2 या 3 बातें हैं। समझाना दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि विषय बहुत वास्ट है, समझाने वाली चीजें दोबारा नहीं हो सकती। कोई बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तो बाद में भी लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ना। इसलिए ध्यान रखें आगे से। आप लोग नए, आज पहली क्लास है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि भाग जाओ तुम लोग, है ना। बाकी जो लोग पढ़े हुए हैं पहले से वो जानते हैं आदत। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर आप लोग कल ये 2 काम करिएगा। एक तो अपना सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखना भी कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल मॉडर्न इंडिया के जितने भी टॉपिक है ना, उन टॉपिक को अपनी कॉपी के आगे लिख लेना है। और वो भी किस तरीके से, वो मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा उसमें सहूलियत रहे। जैसे 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं, देखो पकड़ो। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। मैंने अभी आपको कहा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आधुनिक भारत पढ़ना है। आप लोगों को क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत पढ़ना है। किसी के पास सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है क्या? ये तो आरएस का किसके पास है? तो सब इंस्पेक्टर का है। तो आरएस का किसके पास है? लाओ एक बार, मैं आपको एक चीज और क्लियर कराता हूं। फिर क्या देखते हो आप लोग? लाओ वो, लाओ उधर। हाँ, क्या बात है। मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद इसको तो कहीं और जगह म्यूजियम में रखना पड़ेगा। देखो सब इंस्पेक्टर वाले जो हैं वो एक बार अपना वो खोलिए, सिलेबस निकालिए जिनके पास है। मैं एक बेसिक चीज समझाता हूं आप लोगों को, है ना।
सब इंस्पेक्टर में लिखा हुआ है जो 18वीं शताब्दी है ना उसके मध्य से, और जबकि आरएस में लिखा है कहां से, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से। पकड़ो, मैं कुछ बेसिक आपको समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअली अंतर कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर मैंने आपसे एक बात कही कि भाई 18वीं शताब्दी के मध्य से, है ना, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? खत्म 18वीं में होगी ना, 18वीं शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी है? तो 2100 हो गया क्या? 2023 चल रहा है जी, 2100 न जाने कब जाकर होगा, 2100 न जाने कब जाकर होगा, है या नहीं? अब सुनो यहां पर, अब सुनो, ये कौन सी शताब्दी है? 19वीं। देखो इधर एक बार, यानी कहां से कहां तक? 1801 से लेकर 1900 तक। बात क्लियर है? अब सुनिए, ये क्या कह रहा है? 18वीं शताब्दी के, यानी कब? तो मध्य कब होता है? मध्य कब होगा? और ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, यानी प्रारंभ का मतलब, अब इन 50 सालों में क्या बदल गया? सिलेबस में जो इन्होंने बदलाव किया ना, कि भाई आरएस के सिलेबस में तो अपन यहां से रख देते हैं और एसआई के सिलेबस में अपन यहां से रख देते हैं, 50 सालों में क्या फर्क पड़ गया? मुझे तो एक बात का जवाब दो। अंतर कुछ भी नहीं है। आपको मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ना प्लासी के युद्ध से ही है ना, और प्लासी का युद्ध होता है 1757 से। कहां से? अब यहां भी अगर कोई आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाएगा तो 1757 पढ़ाएगा, यहां भी पढ़ाएगा तो 1757 पढ़ाएगा। बात वो की वही है, बस सिलेबस में लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है। सबसे पहली बात तो हमने ये कर ली। एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंडिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब से भारत में अंग्रेज आए, यानी यूरोपियों का आगमन। कहां से पढ़ते हैं? यूरोपियों का आगमन। बहुत सारी जगह किताबों में भी यही दे रखा है, यूरोपियों का आगमन। आप लोगों ने अगर कोई गाइड पढ़ी होगी, आप लोगों ने अगर और कोई किताबें पढ़ी होगी, तो सबसे पहले ये दे रखा है, यूरोपियों का आगमन दे रखा है, पढ़ा होगा। अंग्रेज आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, पुर्तगाली आए, और एक लंबा चौड़ा श्रृंखला है उन सभी के बारे में। तो यूरोपियों का जो आगमन है वो दे रखा है, और वो बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 2017 के बाद, 2018 के बाद एक भी प्रश्न इनमें से नहीं आया। सिलेबस को भी टाइम टू टाइम देखते रहिए, और पुराने पेपर भी देखते रहिए कि पिछले साल क्या प्रश्न थे और इस साल क्या प्रश्न आए। आपको हर वो चीज करने से बचना है जिसमें समय ज्यादा बर्बाद होता है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। पुर्तगाली क्यों आए, अंग्रेज क्यों आए, डैनिश क्यों आए, उनके बीच का आपसी संबंध क्या, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमको हर वो चीज बचनी है, हमको हर वो काम करने से बचना है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा समय ज्यादा बर्बाद होता है, जिससे परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। क्लियर है? लेकिन ये चीज आप कब ऑब्जर्व करोगे? जब आप लोग पुराने सिलेबस, या तो अपना सिलेबस देखोगे या फिर पुरानी परीक्षाओं में अपने प्रश्न देखोगे, तो पता चलेगा कि पिछली बार ये प्रश्न थे, इस बार ये प्रश्न है। ठीक है, अभी जो आरएस हुआ है, या मान लीजिए जो सब इंस्पेक्टर पिछली बार हुआ है, और एक उससे पहले वाला, एक अभी जो आरएस हुआ और एक उससे पहले वाला, दोनों के पेपर में आप एक बार जो क्वेश्चन पूछे गए, एक बार उन क्वेश्चन को वेरी करिएगा, एक बार देखिएगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रश्न पूछने का तरीका कहां बदला है, या प्रश्न किस तरह से पूछे गए। ठीक है, बाकी चीजें बहुत आसान है। मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं तब भी आपको कहता हूं कि प्रश्न अपने पढ़ाए में से ही आएगा, और आपको सिर्फ वही, उन्हीं को फोकस करना है। अब वो आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप लोगों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हार्ड टास्क है वो अपने लिए, है ना, वो थोड़ा सा एक बहुत भारी हो जाता है टास्क। क्लियर है ये वाली बात? तो यहां तक का मसला ठीक है जो मैंने बताया था। अब सुनिए, यहां पर मैंने कहा कि भाई ये दो बातें हैं, और मैंने कहा दोनों में से कोई भी चीज पढ़ेंगे अपन कहीं से भी, लेकिन अपने को स्टार्टिंग तो कहां से करनी पड़ेगी? 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल बेसिक है ना। तो तनाव नहीं लेना कि कौन किस बैच का है, कौन किस बैच का है, कि भाई हमारे सिलेबस में तो ये नहीं है और हमारे सिलेबस में ये नहीं है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं, और मुझे आपको क्या पढ़ाना है और कितने लेवल का पढ़ाना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब सुनिए, यहां से जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं,
इस आधुनिक भारत में जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रीय आंदोलन। ये मॉडर्न इंडिया में सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है हम बात करेंगे 1885 से लेकर 1947 तक। लगभग कितने साल की घटना है? 47 और 15 कितनी हो गई? 62 साल। लगभग 60-62 साल की घटनाएं हैं। और 60-62 साल की घटनाओं के बारे में अगर हम हर घटना के बारे में कोई एक मेजर इवेंट ले लो आप, चाहे गांधी जी की बात आ गई, चाहे किसी की भी बात आ गई, है ना, तो कम से कम एक घटना के बारे में अगर 10 लाइनें भी लिखी ना, तो 62 घटना के बारे में कम से कम ज्यादा तो लिखनी पड़ेगी चीजें। इसीलिए यही टॉपिक सबसे बड़ा है। जितने भी मेजर इवेंट है सारे इसी में। और आपकी परीक्षा में से 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। 80%। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुराने पेपर देखो आप, आपको खुद से पता चल जाएगा। तब आपको खुद से पता चलेगा कि ऐसा पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। चले, अब चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है सुन लीजिए। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आज के लिए मैं बता देता हूं कि हमको चीजें ऐसे ऐसे पढ़नी है या ये पढ़ना है। आपको कल से क्या पढ़कर आना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पहले बेसिक पढ़कर आना है, तब उसके बाद हम उसके आगे की बातें करेंगे, हम उसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ, पहले मुझे एक बात का जवाब दो। आप में से आरएस के कितने? हाथ खड़े करो। प्रॉपर आरएस के, प्रॉपर आरएस सीधा करो, नीचे करिए। सब इंस्पेक्टर वाले कौन है? एक बार हाथ खड़े करना। अरे तुम क्या दोनों में खड़ा कर रहे हो क्या? आधे नहीं, पंखे में चला जाएगा। चलो सुनो पहले इधर, चलो चलिए। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। पहले मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है, मन कर रहा है कि वो प्रश्न एक बार पूछ ही लूं मैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैंने 3 तरह से चीजों को अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे चीजें, या आमतौर पर हम इतिहास को कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। आमतौर पर जैसे ही आधुनिक भारत की बात आती है और लोगों के मन में आता है जहन में कि जैसे ही भारत में कौन आए? यूरोपीय आए, है ना। देखो यहां पर पर्टिकुलर किसी जाति का नाम नहीं है, यहां पर मैंने केवल और केवल क्या लिखा कि भारत में कौन आए? यूरोपीय आए। और हमने इन यूरोपियों के आगमन को या यूरोपियों के आगमन के आधार के अनुसार हमने कह दिया कि ये मॉडर्न इंडिया है, ये आधुनिक भारत है। हम यही मानते हैं, है ना। बीच में हम जब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसीलिए मॉडर्न इंडिया मानते हैं। मेरे कहने का जो मतलब है, आखिर हम मॉडर्न इंडिया जो है वो मॉडर्न इंडिया या तो आप लोग इसको मानोगे 1700 से, या फिर आप मॉडर्न इंडिया मानते हो 1757 से। कुछ लोग औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो मॉडर्न इंडिया को प्रारंभ कर मान लेते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो हमने 6ठी 7वीं 8वीं या फिर 10वीं तक नहीं पढ़ी हो। मैं सिर्फ फिलहाल आज मैं सिर्फ आपको वही बातें बताऊंगा जो हमने 10वीं तक पढ़ी है। इसलिए तनाव नहीं ले आज की क्लास में, तो तनाव कल से लेना है आपको, क्योंकि पढ़कर नहीं आएंगे तो आपको तनाव लेना पड़ेगा। ठीक है? ये 2 बातें मैंने लिखी है कि या तो मॉडर्न इंडिया में 1700 से मानता हूं, या फिर मैं मॉडर्न इंडिया कहूंगा आपको 1757 से मानते हैं। अच्छा, मेरे जो मन में प्रश्न है वो ये है, आखिर हम मॉडर्न इंडिया जो है वो 1700 से या 1757 से ही प्रारंभ मानते हैं, क्यों? आखिर क्या बदलाव हुआ कि हमने मॉडर्न इंडिया का प्रारंभ यहां से मानना स्टार्ट कर लिया 1700 या 1707 से? ये तो आपको पता है ना, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडिया, 3 तरह से हम इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। चलिए बताइए, आप बताइए।
हम्म, राशिद क्या नाम है? आफताब। नाम 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 मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। आफताब। हम्म। तनाव नहीं लेना, किसी को आता है कि नहीं आता है, ये हमने 10वीं तक पढ़ा है। 10वीं तक तो सबने पढ़ी है ना। बस तो तनाव लेना ही नहीं है जी। हाँ, चलो। हाँ, आप बताएं। प्रश्न मेरा ये था कि आखिर हम आधुनिक भारत को यहीं से प्रारंभ क्यों मानते हैं। मेरा प्रश्न ये था। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना कि आधुनिक भारत हम पढ़ते हैं कि भाई मॉडर्न इंडिया है क्या। मैं जो जानना चाहता हूं, हम क्यों मॉडर्न इंडिया को यहीं से स्टार्ट मानते हैं, बताओ। अच्छा चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो ये है ना। क्या हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो है। क्या हम रूढ़िवादी परंपरा को लेकर चल रहे हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने। क्या हम रूढ़िवादी परंपरा को लेकर चल रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने कहा क्या हम मॉडर्न हैं। अब मुझे दोनों में से अंतर बताइए। ये तो जानते हैं ना। इधर छोड़ दो इसको, कूड़े में पटको, अपने काम का नहीं है। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या हम मॉडर्न हैं? नहीं है। पहले तो भावों को तो स्पष्ट करो, हो कि नहीं हो। ये यूं और यूं, कभी यूं, इसका क्या मतलब समझूं मैं। आप बताइए, खंबे के पास वाले भाई साहब, क्या हम मॉडर्न हैं? हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। हैं? आपने किस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि हम मॉडर्न हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? चलो। हाँ, सलोनी, हम मॉडर्न हैं? हाँ या ना में जवाब देना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आप सिर्फ अपना एनालिसिस पावर डेवलप करिए। अगर आपको चीज देखो, सुनो, मैं एक चीज और आपको बताऊं। मैं हिस्ट्री जब भी पढ़ाता हूं ना, मैं हमेशा कहता हूं ये बात। हिस्ट्री पढ़ाने का विषय नहीं है। हिस्ट्री पढ़ाने का विषय नहीं है। हिस्ट्री तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री समझ में नहीं आती। समझने जैसा कुछ है ही नहीं। मुझे बताओ ना, क्या समझाना है। अब औरंगजेब के समय की जो घटनाएं हैं, उसने जो काम किए, वो काम हमको रट्टे मार लेने, क्या समझाना है मुझे बताओ ना। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई है तो हुई है। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया तो किया है ना। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या समझाऊं आपको? ले जाऊं 1757 में, बताऊं कि पहले तीर किसने चलाया? नहीं ना। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें इवेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, ना कि चीजें समझाई जाती है। हिस्ट्री में चीजें समझाने की नहीं है, इवेंट डिस्कस किए जाते हैं। डिस्कस का मतलब है मैंने कोई बात की, आपने कोई तर्क दिया, हमने एनालिसिस किया और चीजों को लिख लिया। होगा वही जो हुआ है। समझ में आने और नहीं आने जैसा कोई लॉजिक ही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सम्मेलन की अध्यक्षता की तो की, क्या समझ में आएगा इसमें आपको? कुछ समझ में आने जैसी कोई बात नहीं है ना। हम क्या करते हैं, जो इवेंट है मेजर मेजर, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन डिस्कशन एक तरफा नहीं होता है। जब मैं आपसे कोई चीज पूछता हूं तो आप सोच करके जवाब दें। हवा में तीर नहीं मारना होता है। मेरे प्रश्न आपको लगेंगे आसान, आसान है नहीं। सही बात है ना। बात ऐसे लगता है कि अपने को सब कुछ आता है, पर ऐसा है नहीं। चीजें लग बहुत आसान रही लेकिन नहीं है। मैंने कहा कि हम आज के दौर में कहते हैं कि भाई एक तो रूढ़िवादी परंपरा और एक हम कहते हैं कि आज हम मॉडर्न हो गए। तो मुझे आप एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, क्या हम आज मॉडर्न हैं? हाँ बताइए। हाँ,
पहले आप मुझे तो हाँ या ना का जवाब दीजिए ना। हाँ, किन आधार पर आपने मॉडर्न कहा? पहले बल्ब थे, अब ट्यूबलाइट है। हाँ ये देखो ना, सही बात है। पहले वो हाथ की पंखियां थी, फिर पंखे आए, फिर एसी आ गए। यही कह रहे हो? रोबोट भी काम कर रहे हैं, है ना? आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है जो आपने लगाया है। क्या इन चीजों से हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं? हैं? इन चीजों से व्यक्ति आधुनिक बनता है? अब आई ना काम की बात। यह आधुनिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए नवीन आयाम के साथ उसकी समानता लगाना, यह आधुनिकता है। यह आधुनिकता है। 1700 या 1757 हम आमतौर पर कहते हैं ना मॉडर्न इंडिया। क्यों कहते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है। आप एक छोटी सी बात को समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि यह प्राचीन भारत है ना। यह मान लीजिए मैंने लिखा कि यह एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया का मतलब है, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिखा 3000 ईसा पूर्व, ठीक है? 1700, 3000 साल तो ईसा पूर्व के, ईसा मसीह के जन्म से पहले के, 1700 साल ये, टोटल कितने हो गए? 4700 साल। समझना, लोगों का धर्म, लोगों के रीति रिवाज, लोगों की परंपराएं, लोगों की विचारधारा एक जैसी काम कर रही थी। हाँ, वो एक अलग मसला है कि बीच में अलग अलग धर्मों के प्रभाव का, जैसे जैसे धर्म आए लोगों के अंदर उसका प्रभाव जो है बढ़ता चला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, मैं बताऊं तो यहां पर आप देख लो समझने के लिए, राउंड फिगर में मैंने लिख दिया 1200। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये जो दौर है, ये वाला, ये हिंदू धर्म का दौर है। कुछ कहते हैं कि 1200 से लेकर 1707 वाला जो दौर है ये इस्लाम का दौर है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1700 के बाद का जो है वो क्रिश्चियनिटी का दौर है, क्योंकि इस समय अंग्रेज आ गए। तो धर्म के आधार पर इन्होंने इसका विभाजन कर दिया। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आधार आप इसको ऐसे मान लीजिए कि भारत एक ही है, लेकिन उसमें पहले हिंदू धर्म था, फिर उसके बाद इस्लाम आया, बाद में उसमें क्रिश्चियनिटी आई। लेकिन क्रिश्चियनिटी कब आई? जब भारत में कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज यूरोप से आए, हमसे पहले मॉडर्न हुए, हमसे पहले उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो वो जब भारत आए और उन्होंने भारत में आकर कहा कि भाई तुम्हारे यहां तो दहेज प्रथा है, ये बंद करो, हमारे उधर तो नहीं होती है, तो हमने वो बंद की। तुम्हारे यहां बाल विवाह होता है, हमारे उधर नहीं होता है, ये बंद करो। तुम्हारे यहां विधवा पुनर्विवाह नहीं होता है, हमारे उधर होता है, तो विडो रीमैरिज शुरू करो। तो इससे हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ, हमारे विचार जो हैं दूसरे देशों की तुलना में उनके बराबर आए। इसीलिए हम अंग्रेजों के आने को ही हम क्या मानते हैं? हम अंग्रेजों के आने को ही किसका प्रारंभ मानते हैं? आधुनिक भारत का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन ये प्रारंभ एक क्षेत्र में नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो सर्वांगीण विकास हुआ है, इसलिए हम मानते हैं इनको क्या? आधुनिक भारत। आप केवल एक आयाम नहीं मान सकते, आप केवल एक ही आयाम को लेकर तो नहीं बात कर सकते कि केवल और केवल समाज में व्याप्त कुरीतियां नहीं। इन्होंने हमारे लिए इंडस्ट्री डेवलप की, तो क्या वो मॉडर्निटी नहीं है? है ना? क्या उन्होंने हमारे लिए नए नए सिस्टम डेवलप किए, क्या वो आधुनिकता नहीं है? है या नहीं है? है ना? उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया, क्या वो मॉडर्निटी है या नहीं है? है। तो ये सारी चीजें कब आई? ये सारी चीजें तब आई जब अंग्रेज भारत आए। और अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्टार्ट हुआ? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और कुछ कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद। तो दो अलग अलग आधार हैं। आपको ये दोनों ही बातें जो है, दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब एक छोटा सा सिनेरियो है, पहले उसको समझना, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये अपने काम का नहीं है वैसे, ठीक है? देखिए इधर समझिएगा। सबसे पहले अंग्रेज जो हैं, ये अंग्रेज भारत आ जाते हैं
लगभग कब? 1600 एडी में। पहले पूरी बात को समझना आप कि अंग्रेज जो है वो 1600 ईस्वी में, ये 0 है, 1600 ईस्वी में जो है वो कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। लेकिन जब मैं 1600 ईस्वी की बात करूं तब भारत में 1600 ईस्वी में शासन हुआ करता था किसका? अकबर का। 1600 एडी में तो मुगल एम्पायर हुआ करता था। तो अंग्रेजों के पास क्या ज्यादा कोई काम था नहीं, और दाल इनकी गली नहीं, क्योंकि इन्होंने इनको व्यापार की अनुमति नहीं दी, तो ये चुपचाप थे। अकबर के बाद शासन किसके हाथ में चला जाता है? जहांगीर के पास। जहांगीर ऐसा समझ लीजिए आप कि अकबर की तुलना में थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ऐशो आराम की जिंदगी, अय्याशी की जिंदगी जीने वाला। हाथ में शराब की ग्लास और डांस दिखा दो और जिंदगी, आहा, यही जहांगीर का जीवन है। हाँ, और जहांगीर ने तो कहा है कि एक गिलास शराब और शबाब के बदले तुम पूरा राजपाट ले लो, कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास भर दो दारू की और किसी को डांस करवा दो सामने, पूरा राजपाट तुम्हारे रख लो। जिंदगी में आनंद तो ये है या नहीं? सही बात है। इसका मतलब ये थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और यही कारण है जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। कब दी? 1608 में। क्या करने की अनुमति दी? व्यापार करने की अनुमति दी। एक बार पूरी कड़ियों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? व्यापार की क्या प्रदान की? अनुमति प्रदान की, है ना? व्यापार की अनुमति प्रदान की। 1600 में कंपनी बन गई, भारत में आए, अकबर था, इन्होंने व्यापार की अनुमति दी नहीं, जहांगीर ने इनको व्यापार की अनुमति दी। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, और उसके बाद 1615 में टॉमस रो आया था। टॉमस रो के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो राजस्थान में मैगजीन के दुर्ग में मिला था, जहांगीर से मिला था। कहां पड़ता है मैगजीन? अजमेर का दुर्ग है ना, वहां पर मिला था। तो 1608 से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? व्यापार। अनुमति कब मिल गई इनको व्यापार की? 1608 में। और 1608 से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? व्यापार। बेटे चुपचाप व्यापार कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जहांगीर के बाद शासन किसका हुआ? शाहजहां। ये भी बढ़िया राजा है ना? इसके बाद शासन किसका हुआ? ये डाकी पड़ता था थोड़ा, औरंगजेब। ठीक बात। कंपनी के पास कोई ज्यादा पावर था नहीं, तो कंपनी ने क्या किया? चुपचाप वो व्यापार कर रही थी, लेकिन कंपनी की किस्मत क्या थोड़ी बुलंद थी। 1707 में औरंगजेब मर गया। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? औरंगजेब की क्या हो गई? 1707 में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? एक पूरी बात जो है उसको समझना। लगभग इस एरा को आप देखिए एक बार, कितने साल हो गए? 100 साल। 100 साल कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। कंपनी को यह पता था कि भारत के लिए क्या अच्छा है और भारत के लिए क्या बुरा है, किस राजा के साथ हमको संबंध रखने और किस राजा के साथ हमको संबंध नहीं रखने। 100 सालों में मेरे हिसाब से इतना पता चल जाता है। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, कंपनी को मौका मिल गया। और मौका मिलने के पीछे रीजन एक और ये भी था, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोगों को सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस व्यक्ति के नाम से पूरा उत्तर से दक्षिण तक भारत कांपता था, औरंगजेब के नाम से, उसकी मृत्यु के बाद 1 महीने तक उसका शव पड़ा रहा, किसी ने दफनाया नहीं उसको। पहले तो लड़ेंगे, साम्राज्य लेंगे और बाद में दफनाएंगे। लोगों ने पूछा भी सही कि यार इसको तो दफनाओ रे, बेचारा मर गया। क्योंकि अब मर गया, नहीं भी दफनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना था? उनको साम्राज्य प्राप्त करना था। इसीलिए उनके बीच आपस में क्या थी? लड़ाई थी। और इसका फायदा उठाया किसने? कंपनी ने। और कंपनी ने 1707 से लेकर, समझना पूरी बात को, 1707 से लेकर 1757 तक भारत के मामले में, आंतरिक मामलों में क्या करना स्टार्ट कर दिया? हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इधर तो कोई बड़ा राजा भारत पे था नहीं, तो इनके पास डर किसी का था नहीं, सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और शासन में क्या करना स्टार्ट कर दिया? हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। और ये दौर जो है, ये दौर कितने साल का है? 50 साल का है ना। अब समझिए, इन 50 साल के दौर की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझेंगे,
आप अगर नक्शा देखेंगे इन 50 साल के दौर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने लगभग, आप ये देखिए कि कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर कर लिया? पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। केवल कंपनी की औकात से एक क्षेत्र बाहर था, एक, और वो था ये वाला। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है? ये बंगाल। ये कंपनी की क्या थोड़ा औकात से बाहर था, कंपनी के पावर से थोड़ा बाहर था। ये जो बंगाल आपको दिख रहा है ना, जो मैंने इधर बंगाल लिखा है, आज का बांग्लादेश, अपना बंगाल, पश्चिमोत्तर भारत के 7 राज्य, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी, अरुणाचल प्रदेश, सारे 10 राज्य प्लस एक पूरा बांग्लादेश मिलाकर के उस समय का बंगाल था। इतना बड़ा बंगाल था। तो बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र था और नदियां भी उधर खूब सारी थी, तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा आती थी, पैसा भी खूब था उनके पास। और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इसका थोड़ा खौफ भी था। खौफ के पीछे एक रीजन और भी है। अंग्रेजों में कुछ भय यह भी था, ऐसा कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने एक बार 143 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, ठूंस दिया, भर दिया, और 2 दिन तक बंद रखा। और उसके बाद अगले दिन जब दरवाजा खोला 23 ही निकले, 120 मर गए। तो लोगों में खौफ था इस आदमी का, अंग्रेजों में डर था, और सारे अंग्रेज उनमें डर था कि यार ये आदमी पता चले किसी कूड़े वूड़े में डाल दे, और ऊपर और भाटे भटके जो अलग। तो अंग्रेज क्या इससे थोड़ा लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इन 50 सालों में अंग्रेजों को रास्ता मिल गया, क्योंकि औरंगजेब मर गया। जैसे ही औरंगजेब मरा तो इन 50 सालों में भारत की राजनीति में इंटरफेयर करने का रास्ता मिल गया। तो इन 50 सालों में उन्होंने इंटरफेयर किया, लेकिन एक एरिया इनकी पहुंच से बाहर रह गया। कौन सा? बंगाल। अब इनकी आंखों में जो खटक रहा था वो क्या था? बंगाल। बंगाल का राजा कौन? बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। 1757 में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। घटना कब की है? 1757 की। 1757 में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो है अंग्रेजों की तरफ से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और एक तरफ है बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हार गया, क्लाइव जीत गया। जैसे ही क्लाइव जीता और 1757 के बाद भारत में शासन किसका स्थापित हो गया? किसका स्थापित हो गया? अंग्रेजों का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1757 में जो है आधुनिक भारत का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में शासन करना जो है वो स्टार्ट किया कब? 1757 से। आप एक लॉजिकल चीज को समझिए, क्या इन 50 सालों में अंग्रेजों ने भारत पर व्यवस्थित शासन किया क्या? नहीं, क्योंकि ये वाला एरिया बचा हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर लिया और बंगाल पर अधिकार हो गया। यहीं से स्टार्ट होता है भारत पर अंग्रेजों, और अंग्रेजों से भी ज्यादा बढ़िया कहना रहेगा किसका? कंपनी का अधिकार। किसका? कंपनी का अधिकार। अंग्रेजों से ज्यादा बढ़िया है कि अगर अपन इसको कंपनी कहेंगे तो, है ना? कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत पर अंग्रेजों का शासन स्टार्ट कब होता है? तो ध्यान रखना, कब से स्टार्ट होता है? 1757 से। और किस युद्ध के बाद होता है? प्लासी के युद्ध के बाद होता है। अब इसके आगे की बात को पहले सुनो। प्लासी के युद्ध के बाद होता है, 1757 में युद्ध स्टार्ट होता है। एक मेजर इवेंट है, वो है 1857 का, बीच में। ये तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी नाम तो सुना ही होगा। 1857। अच्छा, कंपनी ने हमको गुलाम बनाया, उसको कितने साल हो गए? 100 साल के 200 साल? कितने? 100 साल हो गए। इन 100 सालों में कंपनी ने हमको खूब कूटा तबीयत से। हमारे सामाजिक, हमारे धार्मिक, हर जगह पर इन्होंने प्रहार किया, ऐसा हमको लगा, है ना?
अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज आप गांव में जाओ और गांव की महिलाओं को कहोगे क्या पर्दा पड़ता है, तुमको तो नहीं रखनी पर्दा पड़ा, उठाओ घूंघट, देखिए जाके देखना झूठ पड़ेंगे। हाँ, है या नहीं? अब उनको ये कौन समझाए कि ये गलत है? पर्दा प्रथा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे और आप अंधेरे में हैं। एक तरह से ये समझ लो ये आपके ऊपर एक बेड़ी है या नहीं? लेकिन अब जो लोग नहीं समझते उनके लिए तो ये क्या है, ये तो एक प्रथा है जो धर्म का अंग है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पहले लोग ये मानते थे कि यार अगर किसी व्यक्ति का पति मर गया है तो उसकी पत्नी को उसके साथ सती होना है, तो वो इसको एक बहुत पुण्य का काम समझती थी कि यार पति के साथ सती होना। बाद में अंग्रेज आए, रे जागो, दर्द होता है महिलाओं को, कभी उनसे भी तो पूछो क्या तुम वास्तव में सती होना चाहती है क्या, है कि नहीं? तुम जबरदस्ती उनको सती कर रहे हो, है या नहीं? लेकिन अब उस समय के लोगों को तो नहीं पता ये वाली बात, उस समय तो ये धर्म का अंग था, है या नहीं? तो अंग्रेजों को वो बात जो है, हमको जो ये बात बुरी लगी। ऐसा ही काम 1757 तक अंग्रेजों ने किया और भी खूब सारे काम किए। अब वो भले ही काम हमारे लिए बढ़िया थे, लेकिन हमको नहीं समझ में आए तो हमने उसका विरोध किया, हमारे लिए वो अगेंस्ट में हो गए। 1757 में हम यहां तक भर चुके थे, हमारी इच्छा थी कि एक मौका मिले तो कंपनी को सबक सिखाया जाए। इतने में लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि वाह भाई क्रांति करते हैं। 1857 में हो गई क्रांति। क्रांति भी कुछ नहीं है, वो एक फुसकी बम नहीं होता सूतली का, बस वैसे एक फुसकी बम है और कुछ नहीं। कूटा तो अंग्रेजों ने इसके बाद भी हमें है वापस, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको कि 1857 में क्या हुई, क्रांति। हालांकि इसकी असफलता के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1857 में क्या हुई, क्रांति। समझना, 1857 में हुई क्रांति। क्रांति में हम जीते या हारे? हम हारे या जीते? हारे हम। हाँ, जीत जाते तो आजादी 1857 में मिल जाती है कि नहीं? हम हारे। लेकिन मुझे बताओ ये क्रांति, अभी हम जो क्रांति कर रहे हैं वो किसके खिलाफ है? अंग्रेजों का मतलब किसके खिलाफ है? कंपनी के खिलाफ है। समझना, हमारी लड़ाई किससे है? कंपनी का नाम क्या है? और ये कंपनी कहां से आई है? कहां से आई है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में शासन है महारानी का। इंग्लैंड में शासन है किसका? महारानी। जिस समय ये क्रांति हुई उस समय है विक्टोरिया का। किसका? विक्टोरिया का। जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई उस समय किसका है? तो विक्टोरिया का शासन है। अब आप एक बात को समझना, हमारी लड़ाई किससे थी? कंपनी से। कंपनी तो एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी, ये लोग तो व्यापार करने आए थे ना, तो इनके पास बहुत ज्यादा सैनिक जो है वो नहीं थे। तो मुझे बताओ, अगर कंपनी को सहायता मांगनी है तो कंपनी किससे सहायता मांगेगी? अगर कंपनी को हेल्प लेनी है तो किससे लेगी? गवर्नमेंट से, यानी महारानी से हेल्प लेगी, क्योंकि ये लोग है कहां के? तो इंग्लैंड वालों से ही हेल्प मांगेंगे ना। सहायता कौन करेगा? अपना आदमी सहायता करता है। मुश्किल में कभी ऐसा हो तुम्हारी लड़ाई हो गई और हिस्से में आने वाले तुम्हारे जूत 2-4, तो तुम किसको फोन करते हो? नहीं, बहुत अजीज आदमी अपने घर के व्यक्ति को जो बचा सकता है या नहीं? हाँ, मुश्किल समय में घर का व्यक्ति काम आता है। सही बात है। कंपनी ने फोन किया किसको? महारानी विक्टोरिया को, और महारानी को कहा कि भाई भारत में हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमको ये लोग कभी भी कूट सकते हैं, हम आपके नागरिक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी रक्षा करो। सही बात है भाई, कर्तव्य बनता है हमारी रक्षा करो। तो महारानी ने कहा कि वाह भाई यार, तुम भी क्या याद रखोगे, सेना भेज देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन महारानी ने कहा कि भाई मेरी एक शर्त है। मेरी क्या है? एक शर्त है, अगर इस क्रांति में हम भारतीय लोगों को पराजित कर देते हैं तो भारत में इसके बाद शासन जो है वो शासन किसका होगा? महारानी का क्या होगा? शासन होगा। कंपनी को भी लगा यार कि हम तो वैसे भी क्या करने आए थे? व्यापार। लेकिन लगा कि भोले लोग हैं तो 100 साल तक कूट लिया, बढ़िया काम कर लिया अपना, बाकी शासन आप देख लेना, हमको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमको तो वैसे ही व्यापार करना है, व्यापार करने देना। 1857 की क्रांति में हमारी हार हुई। क्यों? क्योंकि कंपनी का साथ किसने दिया? महारानी ने। लेकिन महारानी की शर्त क्या थी? भारत में किसका शासन होगा आगे से?
महारानी का। 1857 में हमारी फिर से हार होती है और हम 1857 से गुलाम रहते हैं कब तक? 1947 तक। ये दौर कितने साल का है? ये दौर कितने साल का है? और ये दौर कितने साल का है? 90 वर्ष। यहां पर जाकर हमको क्या मिलती है? यहां पर जाकर हमको क्या मिलती है? आजादी। लेकिन ये आजादी किसके शासन से मिली? या कंपनी के शासन से? महारानी के शासन से। अब सुनो एक बात और, बहुत सारी बार हम ये भी पढ़ते हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लगभग कितने साल गुलाम रहे? हम लगभग कितने साल गुलाम रहे? 200 साल। सुना होगा लोगों के मुंह से कि 200 साल गुलाम रहे। एक्चुअली वो 200 साल नहीं है, वो कितने साल हैं? वो एक्चुअली कितने हैं? 190। और वो 190 साल कहां से कहां तक है? तो वो यहां से लेकर यहां तक है, 1757 से 1947। अब एक बहुत ही बेसिक सी बात है, इनमें से अपने काम की कोई नहीं है, ये मैं लिखवाऊंगा भी नहीं आपको, ये अपने काम की नहीं है। ये सिर्फ आपको बेसिक सिनेरियो समझने के लिए कि चीजें जो है वो यहां से कैसे काम कर रही है, क्यों हम यहीं से चीजें पढ़ते हैं, वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, दोबारा से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी कब बनी? 1600 में। भारत में उस समय किसका शासन था? अकबर ने व्यापार की अनुमति दी नहीं। अकबर के बाद शासक कौन बना? जहांगीर ने व्यापार की अनुमति कब दी? 8। जहांगीर के बाद राजा कौन बनता है? फिर मामला ठीक था, काम चल रहा था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? तो 1608 से 1707 तक कंपनी जो है वो कंपनी भारत में क्या कर रही थी? कंपनी भारत में क्या कर रही थी? व्यापार। लेकिन 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? जैसे ही मृत्यु हुई कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कितने साल तक हस्तक्षेप किया? कितने? 50 वर्ष। और 50 वर्षों में लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। केवल एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कौन सा? बंगाल। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। 1757 में युद्ध होता है, कौन सा? प्लासी का युद्ध। क्लाइव और कौन है सामने? सिराजुद्दौला हार जाता है, क्लाइव जीत जाता है। तो 1757 के बाद इस बंगाल वाले एरिया पर भी अधिकार किसका हो जाता है? कंपनी का। किसका अधिकार हो जाता है? कंपनी का अधिकार हो जाता है। ये लो, हो गया अधिकार, एक कंपनी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, कितने साल तक कंपनी का अधिकार रहता है? 100 साल। क्योंकि 1857 में क्या होती है? क्रांति। क्रांति के बाद भारत में जो शासन है वो शासन किसके हाथ में चला जाता है? महारानी विक्टोरिया के हाथ में। और बाद में हमको आजादी जो है वो कब मिलती है? 1947 में मिलती है। तो बस यही जो दौर है गुलामी का, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा गुलामी का जो दौर है, या जब से हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, वो दौर कब से स्टार्ट होता है? तो कब से होगा? 1757 से कब तक? तो यही दौर आपको याद रखना है। अब इसमें ये 100 साल तो हैं किसके? कंपनी के। और ये 90 साल है किसके? महारानी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए। भारत में जितने भी सुधार हुए हैं उन सुधारों में सर्वाधिक सुधार इसके बाद हुए हैं। 1857 के बाद जितने भी रिफॉर्म्स हुए वो सब यहां पर हुए। रिफॉर्म्स, सुधार। ये जो दौर है ये दौर किसका है? सुधारों का दौर। क्यों? कंपनी हमारे लिए काम कर रही थी, लेकिन कंपनी के अपने दायरे जो हैं वो फिक्स थे। कंपनी अपने दायरों से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। महारानी तो सर्वे सर्वा थी, इसलिए महारानी के आदेश के अनुसार जो है पूरे भारत में जो रिफॉर्म्स हैं वो एक साथ स्टार्ट हुए। ये बात आपको याद रखनी है। अब सुनिए, और इसी दौर के बीच की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हैं राष्ट्रीय आंदोलन। वही क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। हमको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले आपको ये कुछ बेसिक सिनेरियो जो है ये पता होना जरूरी है, जिसके बारे में हमने क्या की, जिसके बारे में हमने चर्चा की। चलिए, क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर जो मैंने पूरी बताई? इसमें से मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे काम का इतना ज़्यादा है नहीं, इनमें से कोई परीक्षा में प्रश्न आता नहीं। हाँ, आप लोग इसको इसी तरीके से अपने हिसाब से कॉपी के पीछे कहीं बना लीजिए। लाइन नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, है ना। लाइनें हमारे काम की नहीं है, लाइनें लिखाने से 2-3 पेज भरेंगे, उससे मतलब कुछ भी नहीं है।
आप लिख लीजिए जो इनिशियल कीवर्ड जो हमारे काम के हैं, ठीक है। इसको इसी तरीके से आप उतार लीजिए अपने हिसाब से, है ना। कुछ कीवर्ड्स हैं, लिख लेना, समझने के लिए काम आएगा। हाँ जी, देना इधर, आपने पहले पढ़ा है। आफ्ताब, आफ्ताब, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। जल्दी उतारो, 4:15 हो गए। उतारो उतारो जल्दी।
उतार लिया? चलो, एक बेसिक सा सिनेरियो है, देखना। चलो आगे चलते हैं। एक बार मुझे दोबारा से बताइए, कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति कब मिली? अच्छा, 1608 से लेकर कब तक इसने व्यापार किया? 1707, जब तक कि क्या नहीं हो गई? औरंगजेब की मृत्यु। 1707 से 1757 तक क्या किया इन्होंने? शासन में हस्तक्षेप। 1757 में क्या होता है? और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और यहां से हमारा गुलामी का दौर स्टार्ट हो जाता है। 1757 से लेकर कब तक? 1800 कितने सालों का? 100 सालों का। ठीक है, चलो 1857 में फिर से हम पराजित होते हैं अंग्रेजों से और हम आगे 90 साल तक और गुलाम रहते हैं और ये टोटल कितना हो गया? 190 साल। ये तो हमने कुछ बेसिक डिस्कशन कर लिया इसके बारे में कि क्या क्या बातें हैं। अब देखिए, अब आप टॉपिक डालिए राष्ट्रीय आंदोलन। और वैसे पूरा नाम लिखना चाहें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मोटे मोटे 3 या 4 टॉपिक हैं जो आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, और कुछ छोटी मोटी अगर कोई बातें हैं तो उनके बारे में चर्चा करनी। बस ये मोटे मोटे टॉपिक है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब एक छोटी सी बात है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, ये कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 1947 तक। 1885 से लेकर 1947 का जो दौर है वो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला उदारवादी, उग्रवादी और फिर गांधीवादी। 3 चरणों में हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं उदारवादी की बात करूं तो उदारवादी के बारे में आपको ध्यान रखना है 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 से लेकर 1919 तक और 1919 से लेकर 1947 तक। अब यहां पर 3 तरह से हमने चीजें डिवाइड कर ली। पहला तो ये, ठीक है, एक हमने ये और एक है ये वाला कॉन्सेप्ट। 3 तरह से है। तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपको समझना है तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। और ये 3 बातें कौन कौन सी है? तो एक उदारवादी चरण है, एक उग्रवादी चरण है और एक गांधीवादी चरण है। अब एक छोटी सी बात, आखिर 1885 से ही हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ क्यों मानते हैं? पहली बात, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, आखिर क्या कारण रहे होंगे कि जिस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ? 2 बातें मैंने आपको पूछी है। एक तो मैंने कहा है कि हम किसके बारे में बात करेंगे? कारण। और एक, आखिर राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से ही प्रारंभ क्यों माना जाता है? आप लोगों ने लिखा है इधर 1885, क्यों? लिखना नहीं है साथ में, हर चीज लिखने की नहीं होती जब तक कि मैं नहीं कहूं। बताओ मुझे सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ, 1885 से ही राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ मानते हैं ना, क्यों? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, ऐसा? और कौन बताएगा?
हाँ जी, देश के भविष्य, ऐसा ही। आरएस बताओ। बम्बई, बम्बई अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन बम्बई का? स्थापना हुई कांग्रेस की, वो बोलो। आप बोलो, आप बोलोगे? बोलो। गलत की चिंता छोड़ो यार, क्या तो क्या लिखना चाहिए? देश का भविष्य। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो? फिर ठीक है। उसमें भी 120 नंबर की हिंदी है। 120, 200 में तो 80 नंबर की अंग्रेजी है। जो 200 नंबर का पेपर होता है ना चौथा, उसमें 120 की हिंदी, 80 की अंग्रेजी है। आरएस, आरएस। मात्रात्मक त्रुटियां छोड़ दो, अपना विषय हिंदी नहीं है। दूसरी बात करो। मैंने सोचा यार आंदोलन क्या होना चाहिए यार, है क्या पता कोई नई ज्ञान की बात आज। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही पकड़ा हो। साक्षी बताओ, पढ़ाया है आपको तो पूरा? कॉपी कहाँ है अपनी? कॉपी गुम गई तो पढ़कर तो आते जी कम से कम। ये भी ठीक है कुछ हद तक। मिल गया? कुछ मिला? नहीं नहीं यार, एक आगे आओ, आगे आगे। अरे अच्छा फिर ठीक है। नहीं मैं कहूँ नहीं तो कोई और बढ़िया चीज मिली हो आपको तो चलो। हाँ, पीछे कौन बताएगा मुझे? 1885 से ही राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ क्यों मानते हैं? सलोनी। हाँ भाई, आशुतोष। बताओ यार, ऐसे ऐसे मत करो। तो हमने खूब पढ़ा है, अभी तक कोई ऐसी बात मैंने नहीं बताई जो तुमने 10वीं में नहीं पढ़ी हो। और बोलो। याद ही तो नहीं आता है मैडम, है कि नहीं? हाँ। अरे पटको जी, अभी इनको उदारवादी, इनको मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। खुशी मैडम। हाँ, आप सही कह रहे हो, कांग्रेस 1885 में ही बनी। हाँ हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 1885 से ही क्यों प्रारंभ मानते हैं? ठीक बात। लेकिन एक्चुअली मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये नहीं है। आप लोगों ने सबने कहा कि कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पहला ऐसा दल थोड़ी था कि जिसने जागृति की बात की। इससे पहले भी आप देखो, बंगाल की बात करो, बंबई की बात करो, आप महाराष्ट्र की बात करो, वहां पर क्षेत्रीय बहुत सारे संगठन थे जो काम कर रहे थे। मद्रास महाजन सभा ले लो, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी ले लो, है कि नहीं, पूना की सार्वजनिक सभा ले लो, आप खूब सारे संगठन थे। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, हर जगह काम कर रहे थे संगठन। लेकिन 1885 में क्या हुआ, मैं तो वो जानना चाहता हूं। आप लोगों ने सबने कहा कि 1885 में कांग्रेस बनी, वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि दूसरे जितने भी क्षेत्रीय संगठन हुआ करते थे, कैसे संगठन थे? कौन से संगठन? इन सभी को क्या किया? समाप्त, और एक पूरा राष्ट्रीय दल बनाया, एक राष्ट्रीय संगठन बनाया। और वो राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? कांग्रेस। कांग्रेस तो आज सामान्य सी बात है, वो तो मैं भी जानता हूं। जो मैं आपसे जानना चाहता था, कांग्रेस तो आप सभी ने बोला, लेकिन वो नहीं। आपको यह बताना है कि कांग्रेस पहला ऐसा दल था जिसने सभी क्षेत्रीय संगठनों को समाप्त किया, या सभी क्षेत्रीय संगठनों को मिला करके अपनी एक एकता स्थापित की, एक सर्वोच्चता स्थापित की, पहली बार। अब मुझे बताओ, अगर भारत में 10 लोग हैं और 10 अलग अलग बातें कर रहे हैं, उनकी बात की ज्यादा वैल्यू है, या उन 10 को मिला करके कोई एक पार्टी बनाओ, उसकी बात की ज्यादा वैल्यू है?
एक पार्टी बनाओ, उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, बस सेम वही आधार है और वही आधार यहाँ देखने को मिलता है 1885 का। इसीलिए हम 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ मानते हैं। और 1885 से क्यों? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय संगठनों को समाप्त कर एक बड़ा राजनीतिक दल बनाया गया। ये तो हमने बात कर ली 1885 की। फिर हम बात करते हैं किसकी? कारणों की। किसकी? कारणों की, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ जो है वो क्यों हुआ, जो हमारे लिए काम की बात है। ठीक है, चलो अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो आप। मान लीजिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे किसी के क्या जानने हैं? कारण। सबसे बढ़िया तरीका है कारण जानने का, सबसे बढ़िया तरीका। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कारण मुझे बताओ किसके? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने के। या फिर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कारण बताओ आप किसके? 1857 की क्रांति के। तो गांठ बांध लेना। इस अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1857 की क्रांति के कारण बताओ या राष्ट्रीय आंदोलन के कारण बताओ, तो आपको क्या करना है? इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं सारे कारण है। इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं सारे कारण है, सारे कारण है। आंखें बंद करके उनको कारण मान लेना। आंखें बंद करके क्या मानना है? कारण। वो एक अलग बात है कि कारण नकारात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं। समझना, दो एग्जांपल बताता हूं, है ना। जैसे शिक्षा में क्या किया? जैसे धर्म में क्या किया? सुधार। समझना। अब एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दो कि 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और मैंने उसके कारणों में एक कारण लिखा है क्या? शिक्षा में सुधार। अच्छा, शिक्षा में सुधार से राष्ट्रीय आंदोलन होता है क्या? जिज्ञासा मिस पाठक, शिक्षा में सुधार से राष्ट्रीय आंदोलन होता है क्या? शिक्षा में सुधार से राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा? शिक्षा में सुधार कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। और हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। तो क्या शिक्षा में सुधार से राष्ट्रीय आंदोलन होगा क्या? होगा। मैंने क्या कहा कि कारण नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। बोला हूं ना। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमको शिक्षित किया कि नहीं किया? अब हम सीख गए तो हमने कहा, हमने उनसे पूछा कि भाई स्वतंत्रता क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा देश जो किसी के दबाव में काम नहीं करता है। समानता क्या होती है? कि जिसमें सभी लोग एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो फिर हमने उनसे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, है या नहीं? तो हम जागरूक हुए, हाँ या ना? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, हम जागरूक हुए, है ना। धर्म में सुधार किया, हमारे धर्म में छुपी हुई कुरीतियों को खत्म किया। तो जब धर्म में छुपी हुई कुरीतियों को खत्म किया तो सारे लोग, धर्म में छुपी हुई कुरीतियों को दूर किया तो सारे लोग एकजुट हुए। एकजुट हुए तो उन्होंने एक स्वर में आवाज उठाना प्रारंभ किया। एकजुट में आवाज उठाना प्रारंभ किया तो अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे, है या नहीं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट है कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नहीं। चले, याद रखिएगा। और एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है आरसी कूपलैंड का, और मेरा बहुत फेवरेट है ये। आरसी कूपलैंड का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। ये जो राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है। क्या है? बच्चा है, ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है। अभी एक लाइन है, ये समझना इस बात को कि क्यों है ये लाइन, फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे, आगे चलेंगे। शिक्षा में सुधार की बात कर लेते हैं, या फिर धर्म में सुधार की बात कर लेते हैं, या फिर और किसी भी सुधार की बात कर लेते हैं। आरसी कूपलैंड कहते हैं कि हम बार बार इधर जो राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार नारे लगा रहे थे ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, राष्ट्रीयता के लोगों में जो खून उबाले मार रहा था, तो आरसी कूपलैंड कहते हैं कि ये जो आप राष्ट्रीयवाद का जो झंडा उठाकर घूम रहे हो ना, ये राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है। आज जो तुम नारे लगा रहे हो ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी हमने तुमको सिखाया है। तुमको कुछ नहीं आता था पहले,
तुम तो ढीठ थे। हमने पढ़ाया है और हमने तुमको लिखाया है और हमने बताया है तुमको कि इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, इसको कहते हैं आज़ादी। तब जाकर तुम आज बोलने लगे हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है या नहीं? अब एक पक्ष ये भी तो देखो कि अंग्रेज अगर हमको नहीं पढ़ाते, अंग्रेज अगर हमको नहीं शिक्षित करते, तो क्या हम राष्ट्रवाद की मांग करते? क्या हम नारे लगाते अंग्रेजों भारत छोड़ो? तो अंग्रेजों का क्या यह कहना गलत है क्या कि तुम जो नारे लगा रहे हो ना वो भी हमारी देन है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो हमको, है या नहीं? तो यही तो बात आरसी कूपलैंड कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है। इंग्लिश में वैसे एक बहुत लंबा स्टेटमेंट है, नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश अथॉरिटी ब्लेस्ड इट्स क्रेडल। उसने इनको पालने में झुलाया था कि राष्ट्रवाद को ब्रिटिश साम्राज्य ने ही बड़ा किया। तुम्हारे मन में जो ये भाव है ना, ये भाव हमने ही डाले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अगर कोई कारण पूछता है तो जिस इवेंट के बारे में पूछ रहा है उससे पहले की जितनी भी बातें हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे। तो आंखें बंद करके हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1857 की क्रांति के कारण बताओ, तो इससे पहले की जो भी बात याद आ रही सब कारण, जो भी आपको याद आ रही सब कारण आंखें बंद करके चेपे आना, जो भी आपको याद आ रही। लेकिन उसमें भी दिक्कत की बात है, याद भी तो आना चाहिए कुछ, है या नहीं? याद भी तो आना चाहिए कुछ, दिक्कत की बात ये भी तो है। तो ध्यान रखना। तो यह 2 या 3 बातें हैं जिनके ऊपर हमको क्या करनी है, हमको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर एक तो हमको क्या ध्यान देना है, एक तो हमको ध्यान देना है इनके कारणों के बारे में। ये मैं आपको ऑलरेडी चीजें जो है वो समझा चुका हूं। क्लियर है ये वाली बात, यहां तक का मामला। अब एक काम करें, हेडिंग डालिए आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है? और आप उसको ऐसा बनाएं, मैंने तो चौकड़ी बनाई है, आप इसको बढ़िया से अंडरलाइन करके 3 एरो बना करके लिखें, है ना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप लोगों का बैच कितनी बजे आया? 3 बजे से आया? 3 से 7? अच्छा, हिंदी की है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी तो सबको पढ़नी होती है, हैं? नहीं तो हिंदी हो जाती है अपनी, वो तो पढ़नी ही होती है। क्यों सीमा जी? मुझे तो आज पता चला कि आप ऐसे ही की तैयारी कर रहे हैं, जानकर बड़ा अच्छा लगा। मैं तो पटवारी जान रहा था इतने दिन आपको कि भाई पटवारी की तैयारी कर रहे हो। आशुतोष, क्या हाल है भाई? ऐसे मुस्कुरा रहे हो, किसे देखकर? मुझे देखकर मुस्कुराने से कुछ होगा नहीं। लिखो यार थोड़ा जल्दी। चलें क्या? उतार लिया क्या? 3 एरो बनाकर लिखने हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। आज बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा मैं वैसे भी, है ना? यही चीज़ें हैं, ये 3 बातें याद रखनी है आपको, ठीक है? उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। 1885 से 1947, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉप करिए और लिखिएगा आप, लाइन ड्रॉप करिए और लिखिए
गिव इट टू मी, मुझे दे दे एक बार। कोशिश ये करें कि जैसा मैं लिखता हूं आप वैसा ही लिखें, है ना। देखो सुनो, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं एक बार, कोशिश आप लोग ये करें कि जैसा मैं लिखता हूं ना बोर्ड पे, और मैं कहता हूं कि आप एरो बना करके लिखें, जैसे मैंने इधर बताया कि भाई आप लोग इसको एरो बना करके ऐसे लिखें, तो आपको हूबहू लिखना है। देखो उसके पीछे 2 या 3 बातें हैं जो मैं आपको बताऊं। मैं अगर आपके लिए ऐसा ये डायग्राम बनाता हूं तो मुझे आगे आपको क्या लिखवाना है वो मैं उसके अकॉर्डिंग बनवाता हूं। अब मान लो मैंने सोचा है कि मुझे इनके नीचे एक एक लाइन लिखवानी है, अब आप कैसे लिखोगे, दिक्कत हो जाएगी ना आपके, है या नहीं। इसीलिए जैसा मैं लिखता हूं आपको वैसा लिखना है, वो ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए। लिख तो वैसे ही रहो, है कि नहीं, तो फिर किस बात का तनाव। चलो चलिए, हाँ नहीं पढ़ना हो बिल्कुल तो फिर तो तनाव ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ चले आगे, चलो अब चलिए आगे। हाँ लिखिए, सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग डालिए, हेडिंग बनाइए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले कि हम क्या पढ़ेंगे, ताकि उसके लिए आपके पास एक बेसिक सिनेरियो आपके पास हो कि हम ये पढ़ेंगे, है ना। मैं नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा हूँ। हम राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो राष्ट्रीय आंदोलन के, नेशनल मूवमेंट के उत्थान व विकास के क्या क्या कारण है, किस वजह से डेवलप हुआ। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि ये जरूरी है कांग्रेस की स्थापना, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या, तो उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, ऐसे हम इन 3 तरह से चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कट बात है, ठीक है। सबसे पहले हम तो ये वाली बात कर पढ़ेंगे, कौन सी, उत्थान व विकास। फिर हम पढ़ेंगे क्या, कांग्रेस की स्थापना। और फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, जो कि हमने सबसे पहले इधर देखा ना ये वाली बात, लेकिन ये वाली बात हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये पढ़ने के लिए हमको पहले ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ने के लिए हमको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ये आया कैसे, कारण। तो ये 2 या 3 बातें वो पढ़नी है आपको। तो कोशिश करिएगा आपके पास जो भी सोर्स हो पढ़ने का वो आप उनको पढ़ कर आएँ एक बार, है ना। हम इस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर है। हेडिंग डालिए आप सबसे पहले, राष्ट्रीय आंदोलन के उत्थान, राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान व विकास। राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान व विकास। राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान व विकास। चले, चलिए चलिए, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखिए, वो जो मैंने इधर बताया था कूपलैंड का। अब सुन लो पहले ये स्टेटमेंट, वैसे यहाँ तो आप लोगों के मुझे नहीं लगता है प्री की परीक्षा में तो न के बराबर पूछा जाता है। हाँ कभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगता है। स्टेटमेंट लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर एक बढ़िया प्रभाव पड़ता है कि हाँ इसका मतलब इसको, इसके पास नॉलेज है, इसलिए स्टेटमेंट लिखवाए जाते हैं। तो याद रख लेना, कभी बाई चांस ऐसा भी हो प्री में भी दे दे तो प्री में भी दे दे, बाकी तनाव नहीं लेना, और बाकी एग्जाम में दे सकता है। चलो अब आप मुझे बताओ ये हिंदी में लिखाऊं कि इंग्लिश में लिखाऊं? इंग्लिश में लिखाऊं? लिखो, मेरे को तो बोलना है, तो हिंदी कहोगे तो हिंदी में बोलूंगा, और इंग्लिश में कहोगे तो इंग्लिश में बोल जाऊंगा, दोनों में। हिंदी वाले तो ये लिखो राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है, और इंग्लिश वाले लिखो मैं जो बोलता हूं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म was the child of British Raj
nationalism was the child of British Raj. Nationalism was the child of British Raj. हिंदी वाले रुक जाना है ना. and British authority blessed, आशीर्वाद दिया, blessed its cradle झूला ही बोलते हैं cradle, blessed its cradle झूला. ठीक है. हिंदी वाले लिखो राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का बच्चा है जिसे अंग्रेजों ने पालने में झुलाया. जिसे अंग्रेजों ने किस में झुलाया? पालने में. जिसे अंग्रेजों ने किस में झुलाया? पालने में झुलाया. चलें क्या आगे? चलो. ठीक है. लिख लिया ये लाइन? आगे डैश करके लिखे. अच्छा पहले नाम लिख दिया पहले ही आप लिखोगे? लिख दिया फिर ठीक है. हिंदी में नाम पहले लिखा जाता है, अंग्रेजी में नाम बाद में आता है. अंग्रेजी में स्टेटमेंट पहले आता है, नाम बाद में आता है ना. चलो हाँ जो भी है अपने तो कूपलैंड या महाराज को याद रख लेना, जिंदाबाद. ठीक है. तो चलो एक स्टेटमेंट है तो याद रख लेना, याद रह जाएगा. चलें अब लिखिए सबसे पहला कारण. मैंने आपको क्या बताया सुन लीजिए. हमको किसके कारण देखने हैं? राष्ट्रीय आंदोलन के. और राष्ट्रीय आंदोलन के हमको कारण देखने हैं तो 1885 से पहले की जितनी भी घटनाएं, ये पहले की जितनी भी घटनाएं उसके क्या हो जाएंगे? कारण. अच्छा जैसे मुझे कोई एक घटना बताओ, वो छोड़ो, उन दोनों सुधार को छोड़ो, सुधार के बाद बताओ. इन दोनों सुधार को डालो कूड़े में, फिलहाल अपने काम के नहीं है. हाँ 1857 की क्रांति का प्रभाव. बहुत बढ़िया. 1857 की क्रांति सबसे बड़ा कारण है. सुनना पहले समझना. 1857 की जो क्रांति है, ये 1857 की क्रांति के कारण ही क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन. अच्छा ऐसे क्यों हुआ? मुझे कौन समझा सकता है भाई? 1857 की क्रांति के कारण तो हमारे जूत पड़े जी वापस, है कि नहीं? हारे हम तो. इससे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? इससे लोगों में राजनीतिक जागृति कैसे आई? कौन बताएगा? बताओ. मैं इधर फोन बंद कर दो. चलो बताओ राजनीतिक जागृति कैसे आएगी उससे, इससे 1857 की क्रांति से? बताओ. अच्छा चलो 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? अरे बहादुर शाह जफर, मेरे पिया गए रंगून, है ना? रंगून भेजा ना जफर साहब को गिरफ्तार करके, और वहीं पर मृत्यु हो गई जफर साहब की अंग्रेजों के ने. जफर साहब के साथ भी बुरा हुआ जी. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं औरतों की बातें ढंग से माननी चाहिए, सोच समझ करके. ना तो जफर साहब औरतों की बातें मानते, ना जफर साहब को यहां से ले जाते, और ना रंगून में ले जाकर उनकी मृत्यु होती. इसीलिए जब कभी तुम्हारे भी जीवन में ये दोहराया आए तो सोच विचार के आफताब सही पक्ष का चयन करें. ठीक है. चलिए कहने का मतलब यह है कि जब मुगल बादशाह 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, अंग्रेजों को यह लगता था कि हमने जो, महारानी को यह लगता था कि हमने जो सत्ता छीनी है वो सत्ता है किसकी? मुस्लिमों की. क्योंकि 1757 में, समझना
1757 में प्लासी के युद्ध में हराया तो किसको? सिराजुद्दौला का, मुस्लिम। 1857 की क्रांति में हराया तो मुगल बादशाह को, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेजों को यह लगता था कि यार ये मुसलमान जो लोग हैं ये चंट पड़ते हैं, तो एक काम करो, मुस्लिम लोग जितने भी है उनको तो करो अपने से दूर, उनको तो दूर दराज छोटी मोटी नौकरियां दो, और हिंदू लोग जितने भी है उनको लगाओ दिल के पास। दिल के पास का मतलब बड़ी बड़ी नौकरियां दो, बड़े बड़े पद दो, बड़े बड़े ओहदे दो। इससे क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद जब हमें बड़े बड़े पद और बड़े बड़े ओहदे मिले तो हम पढ़ लिख गए तो अब हम होशियार हो गए। तो हमने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजों से आजादी की मांग की। इसका मतलब अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होता, है या नहीं? क्योंकि अंग्रेज तो ये मानते थे कि हमारे शत्रु कौन है? मुस्लिम है। क्योंकि हमने जो सत्ता छीनी है वो है किसकी? पहले सिराजुद्दौला को हराया तो मुस्लिम, बहादुर शाह जफर को हराया तो मुस्लिम। इसका मतलब हमारे जो खुन्नस है वो खुन्नस तो इनके ही है। हिंदू तो भोले पड़ते हैं, इनको ये नहीं पता कि बाद में झूठ तुम्हारे हिंदू इस मारेंगे, है कि नहीं? चल, अंग्रेज इस मामले में थोड़े से पीछे रह गए। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम एकता को क्या वो कमजोर समझ गए। आगे जब कभी गांधी जी की बात करूंगा तो बताऊंगा एक बढ़िया बात। सुनो, तो यहां पर तो सबसे पहला जो कारण है वो पहला कारण क्या है? 1857 की क्रांति। चले आगे, लिखो सबसे पहला कारण 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके आगे एक लाइन करें, एक डैश करके एक लाइन लिखे। कारणों को एक एक लाइन में ही लिखना है ना, वन लाइन टू अनदर। एक लाइन लिखे, अंग्रेजों के द्वारा किए गए, इसमें एक लाइन लिखे, अंग्रेजों के द्वारा किए गए अंग्रेजों के द्वारा किए गए नवीन प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा किए गए नवीन प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा किए गए नवीन प्रयास। ठीक है, बस नवीन प्रयास। अब नवीन प्रयास में कुछ बातें अंडरस्टूड है, जैसे सामाजिक सुधार है ना, धार्मिक सुधार, वो बातें अंडरस्टूड है, वो समझ जाएंगे अपन, आगे चलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। फिर लिखिए ब्रिटिश शासन का प्रभाव। दूसरा कारण लिखिए, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारत में शासन अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने जितने भी काम किए, अब वो या तो सकारात्मक हो सकते हैं या फिर नकारात्मक हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ हद तक अंग्रेजों के द्वारा बढ़िया हमारे लिए किए गए जो प्रयास थे वही अंग्रेजों के लिए उन्होंने, ये देख लो, कब्र खोदने का काम किया है। अंग्रेज हमको नहीं पटाते तो हम ज़्यादा जागरूक नहीं होते तो उनसे आज़ादी की मांग नहीं करते, तो इसका मतलब ये उन्होंने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कि नहीं? नहीं तो अभी तक भी गुलाम रहते, क्या पता क्या ही रहते, है ना? हाँ, तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव, अब ये प्रभाव भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आधार पर आप ले सकते हो, है ना? इसके आगे आप लिखो सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इनको डिटेल नहीं करेंगे, इनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैं कारण आपको एक एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, ये एक एक कारण एक एक टॉपिक है, ये लाइन नहीं है, ये टॉपिक है। अब मैंने ऊपर 1857 की क्रांति पढ़ाई, वो पूरा टॉपिक है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव पढ़ाना है तो 1757 से लेकर 1885 तक की बातें पढ़ानी है या नहीं? तो इसीलिए आपको सिर्फ समझना है कि इस तरह से घटनाएं काम कर रही है। अच्छा, चलो अब पहले मुझे एक या दो बात बताओ, हो गया आज के लिए खूब है इतना। कितनी लाइन लिखी? 3 नहीं होगा जी, एक पेज, वो तो फोटो यूं बना लिया होगा। एक पेज हो गया?
क्या बात है, खूब है, इतना न्याल करेगा तो। चलो बंद करो एक बार कॉपी। अच्छा, किसी को पानी वाणी पीने तो नहीं जाना रहे, बोतल बोतल भरने? चाय, चाय लाते हो या नहीं? पानी, मैंने कहा चाय लाओ तो किसी ढंग के आदमी के पास बैठा करो, तो इसी बहाने बात तो होगी। हाँ चलो बताओ मुझे एक बार, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिलती है? 1608। 1608 से लेकर कब तक उन्होंने भारत में व्यापार किया? 1707। 1707, 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब उन्होंने शासन में क्या करना स्थापित कर दिया? किसकी याद सता रही है आपको? परेशान हो, तनाव है, कोई दुविधा है, हैं? या अपनी किसी प्रिय वस्तु को खोने का भय? नहीं तो फिर जब मैं कुछ बता रहा हूं तो बोल जाओ यार। ठीक है चलें आगे। चलो चलो बताओ, 1707 से लेकर 1757 तक कंपनी ने क्या किया? भारत में हस्तक्षेप किया। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 1757 में। अच्छा, कंपनी की तरफ से कौन लड़ता है? सोच लो, सोच लो, गलत बोल रहे हैं तो वही लगता है, लगता है या है? अरे लगने में गड़बड़ हो जाएगी कभी किसी। हाँ वही, अच्छा लड़ता है। अरे लड़ता है यार, वो लड़ता है, लड़ा दें उसको। चलो, जीता कौन? क्लाइव। हारा कौन? सिराजुद्दौला। तो क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। 1757 से भारत में किसका अधिकार हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कितने सालों तक रहता है? 100 सालों तक रहता है। 1857 में हमने थोड़ी सी कोशिश की ना, लेकिन हम जीते नहीं, हम हारे, हम हारे। और लेकिन 1857 के बाद भारत में जो शासन है वो किसका हो गया? कंपनी का या महारानी का? अगले कितने सालों तक गुलाम रहे? कितने? 90 सालों तक गुलाम रहे। तो ये गुलामी का जो दौर है, ये दौर कितने साल का है? 190। अब कोई भी कहे तुमको कि 200 साल, तो उसको कहना नहीं, 10 साल ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो? 190 साल। कितने साल? 190 साल। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन अगर हमें पढ़ना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमको कहां से कहां तक की घटनाएं पढ़नी पड़ती है? 1885 से 1947 तक की घटना है। अच्छा, हमने राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए कितने भागों में बांटा? कौन कौन से? उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, है ना? बहुत आसान है। उदारवादी, उदार समझते हो? उधार नहीं, हाँ उदारवादी समझते हो? मॉडरेट्स, हाँ। उदारवादी बहुत भोले लोग, बहुत सीधे लोग। अंग्रेज तो थप्पड़ भी मार देते तो ही कहते कोई बात नहीं, आप तो माई बाप हो जी, ऐसे लोग थे। तो शुरू का दौर जो है वो उदारवादियों का था। बाद में उग्रवादी आए, उग्रवादी, और जिसमें भी 3 नाम बहुत फेमस है। कौन से? लाल बाल पाल। आप नहीं जानते इनके बारे में? फिर किसके बारे में जानते हो? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह के बारे में कोई एक बहुत बड़ी घटना बताएं। नहीं, अच्छा, आपको कैसे पता है?
नहीं, गलत पढ़ा है। वो तो मैं बताऊंगा जी, मेरा काम है, वो तो मैं बताऊंगा जी, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको रखना पड़ेगा धैर्य। धैर्य। एक्चुअली सुनिए, क्रांतिकारी आंदोलन अलग होता है और राष्ट्रीय आंदोलन अलग होता है। आपने जो नाम बताए वो क्रांतिकारियों के, चल कि मैं पूछ रहा हूँ राष्ट्रीय आंदोलन। क्रांतिकारी वो लोग हैं जो खून के बदले खून की मांग करते हैं। राष्ट्रवादी नेता वो लोग हैं जो खून के बदले खून की मांग नहीं करते, सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने को लेकर प्रयास करते हैं। ऐसा तो दो अलग अलग बातें हैं ना, दो अलग अलग बातें। जैसे इधर अभी मैंने आपको बताया था कि ये उदारवादी और उग्रवादी वाली बात, ये लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेज कूट भी जाते तो कहते थे कोई बात नहीं जी, आप तो माई बाप हो यार, आपके अलावा और कौन सहारा है कि नहीं। और उग्रवादी लाल बाल पाल, इनको कोई मार जाता तो कहते मार के देखो, हाथ के बदले हाथ ले लेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम लेकर रहेंगे, है या नहीं। गांधीवादी, इधर पूरी विचारधारा है, ये पूरी विचारधारा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत की, पूरे समाज की पूरी दिशा बदल दी। गांधी जी नहीं होते तो ये बात, ये गांठ मान लीजिए आप कि हम अगले 50 साल तक और गुलाम रहते। गांधी जी नहीं होते तो। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं, बहुत सारे लोग जिन्हें जब पूरा पता नहीं होता तो वो कहते हैं कि भाई गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा सकते थे। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी सुनता हूं कि वो कहते हैं कि सर गांधी जी नहीं होते तो हमको आज़ादी और 50 साल पहले मिल जाती। उनको कोई इतिहास में ले जाए और बताए कि ढीठ लोगों, गांधी नहीं होता तो अंग्रेज तुमको बेमौत मारते रोड के बीच में ले जा करके, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या की। गांधी ने सही समय पर सही तरीका अपनाया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इसीलिए आजादी हमको मिली। क्यों? क्योंकि गांधी वहीं से पढ़कर आया था जहां से अंग्रेज लोग राजनीति करते थे। लंदन से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे ना, उनको पता है राजनीति कैसे की जाती थी। सही बात है। इसीलिए तो गांधी हर 10 साल बाद आंदोलन करता, और जब आंदोलन करता तब 5-5, 10-10 लाख की भीड़ एक साथ, है या नहीं। सही बात है। आज आपके एमएलए को आप 5 साल विधानसभा क्षेत्र में मत घुमाओ, और उसके 5 साल बाद जैसे अभी चुनाव है उसको बुलाओ, 5000 लोग साथ में नहीं आए, और लोग ये कहें अलग से कि एमएलए साहब इतने दिन कहाँ थे आप, है या नहीं। तो सोचो आदमी में उसकी पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया होगी कि 10 साल तक गायब रहने के बाद भी जब आंदोलन करता तब 10-10 लाख लोग आ जाते। आदमी में तो दम था, बस हमने ढंग से पढ़ा नहीं गांधी को। फर्क सिर्फ इतना है, नोटों पर ऐसे ही नहीं छपता डोगरा, दम है कि नहीं। हाँ चलो, बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू।